हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो कि एमएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये क्लास यूटी पीजी एमएड 2026 के जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, और साथ ही साथ जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमएड प्रवेश परीक्षा खुद से कराती हैं, यानी सीयूईटी पीजी के अंडर में नहीं आती हैं, जैसे आपकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी हो गई, एमजेपीआरयू हो गई, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गई, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई, पटना विश्वविद्यालय हो गई, सीसीएसयू, सीएसजेएमयू, डीडीयू, बीबीएसपीयू, आरएमएलएयू, केएनआईपीएसएस, सभी के लिए ये क्लास होने वाली है। क्योंकि एमएड एंट्रेंस का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और आज के सेशन में जिस टॉपिक पर हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं वो सभी के सिलेबस में इंक्लूड होता है। तो आज हम आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले आप अपना टॉपिक जान लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना टॉपिक जान लीजिए। तो हमारा टॉपिक क्या है? हम वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में कौन कौन से स्कूल आते हैं? तो आप बोलेंगे आइडियलिज्म आता है, रियलिज्म आता है, नेचुरलिज्म आता है, प्रैग्मेटिज्म आता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म आता है, पोस्ट मॉडर्निज्म आता है। ठीक ना? हिंदी में बोले तो हम दर्शन के पश्चिमी संप्रदाय को पढ़ेंगे, यानी वो संप्रदाय दर्शन के जो पश्चिम की दुनिया में विकसित हुए हैं उनको पढ़ेंगे, और उनके अंतर्गत आते हैं आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं और आप होली त्यौहार मना चुके होंगे, और अब बिल्कुल आप अपने पढ़ाई पे वापस से कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो आपके लिए 2 लाइन हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन लगाना स्पीड में चालू करेंगे, ठीक ना? तो वो 2 लाइन क्या है आप सुनिएगा, मैं लिख भी दे रहा हूँ। 2 लाइन है: ज़िंदगी को आसान नहीं, ज़िंदगी को आसान नहीं, ज़िंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता। अगली लाइन है: सही समय कभी नहीं आता, सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। समय को सही बनाना पड़ता है। समय को क्या करना पड़ता है? सही बनाना पड़ता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको क्या फ़ील होता होगा, जिनको क्या फ़ील होता होगा कि ज़िंदगी मेरी आसान नहीं है, समय अच्छा नहीं चल रहा है, समय विपरीत चल रहा है। तो जब समय विपरीत आपको लगता है कि चल रहा है या हालात सही नहीं हैं, तो उस वक़्त खुद को मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है, और हम ये अवधारणा ही हमें त्याग देना चाहिए कि सही समय आने का हम इंतज़ार करें, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। जो भी समय चल रहा है हम उसमें ही कैसे बेहतर कुछ कर सकते हैं, उस समय को ही अपने अकॉर्डिंग कैसे बना सकते हैं, हमें इस चीज़ पे क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए ज़िंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, आप बोलें समय को सही बनाना पड़ता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बुखार हो, नींद आए, आनंद को त्याग कर आपको त्याग को गले लगाना है, ठीक ना? क्योंकि आपको एक दिन क्या करना है? अपने सपनों को पाना है। ठीक, तो चलिए इसी के सामने आपके स्क्रीन के सामने पहला आज का प्रश्न है, और देखते हैं इसका सही उत्तर कितने बच्चे दे लेते हैं। कमेंट में आप बताइएगा कि
कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक ना? अगर मैं 40 करा रहा हूँ तो आप बताइएगा 40 में से आपके कितने सही हुए। अगर 50 क्वेश्चन कराऊँगा तो 50 में से जितने भी क्वेश्चन कराऊँगा आपको बताना है कि उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक ना? इतना तो बता ही दिया कीजिए, क्योंकि 2, 4, 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, उसमें किसी ने नहीं बताया कितने प्रश्न सही हुए, तो बता दिया करो, ठीक ना? और चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमएड एंट्रेंस की हर एक ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिनके अभी फॉर्म नहीं आए हैं जिन यूनिवर्सिटी के, तो उनकी सूचना भी आपको वहीं पे जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। प्रकृति के नियमों के अनुकूल जीवन शैली को अपनाकर मनुष्य सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकता है, यह कथन संबंधित है। बोला क्या जा रहा है कि भाई नेचर जो है, नेचर यानी क्या होता है, प्रकृति होता है। तो नेचर के अकॉर्डिंग नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को बनाकर, अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को अपनाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो यह कथन कौन कहता है कि भाई आप प्रकृति के जो नियम हैं उसके अनुसार ही अपने आप को ढाल लीजिए और अपने जीवन को गति दीजिए, तो यह कहता है प्रकृतिवाद। कौन कहता है? प्रकृतिवाद। तो आप बोलेंगे ख सही हो जाएगा, ठीक ना? इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। देखिए हम आपके लिए दोनों ही भाषा में प्रश्न लेकर आए हुए हैं। और दोनों ही भाषा में प्रश्न क्यों लेकर आए हुए हैं? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें अंग्रेजी में पढ़ना अच्छा लगता होगा, और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हिंदी में सहज होंगे। तो दोनों को ही दिक्कत ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, ठीक ना? चलिए तो इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। मैन कैन लाइव अ हैप्पी लाइफ बाई एडॉप्टिंग अ लाइफ स्टाइल इन अकॉर्डेंस विथ द लॉज ऑफ नेचर। तो जब नेचर के जो लॉ हैं उनके अनुसार हम एडॉप्ट कर लेते हैं एक लाइफ स्टाइल को, और अपने हम जीवन को जीने लगते हैं खुशीपूर्वक, तो ये किससे रिलेट कथन करता है, ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? तो आप बोलेंगे नेचुरलिज्म से रिलेटेड है। आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपके सीयूईटी पीजी एमएड हो, एमए एजुकेशन हो, उसमें पूछे जाते हैं। तो एमए एजुकेशन के भी जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको भी एमएड वाले जितने सेशंस अपलोड होते हैं आंख बंद करके देखने हैं, क्योंकि दोनों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। जब तक किसी तत्व का व्यवहार स्पष्ट नहीं हो जाता कि वह कितना व्यवहारिक या प्रासंगिक है, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है, यह कथन संबंधित है। तो आप जानते हैं कि प्रयोजनवाद जो है, जो प्रैग्मैटिज्म है, ये क्या कहता है कि भाई जब हम तब तक किसी चीज़ को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, हम तब तक किसी चीज़ को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि उसकी रिलेवेंसी हमारे सामने दिख ना जाए, कि वह व्यवहारिक हमारे लिए है या नहीं है, वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, तब तक हम इसको सत्य नहीं मानेंगे। तो यह कथन किससे संबंधित है? प्रयोजनवाद से संबंधित है। तो आपसे व्यवहारिक कह लें, प्रासंगिक कह लें या उपयोगी कह लें, तीनों ही वर्ड प्रयोजनवाद से जुड़े हैं, ठीक ना? चलिए इसी प्रश्न को अंग्रेजी में देखते हैं। एन एलिमेंट हैज़ नो वैल्यू अनटिल इट्स प्रैक्टिकल रिलेवेंट बिहेवियर इज क्लियर, दिस स्टेटमेंट टू रिलेट्स टू। तो ये हो जाएगा प्रैग्मैटिज्म। अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न तत्वों के आपसी क्रियाओं का परिणाम ही सृष्टि है। कि भाई बहुत सारे तत्व थे, एक तत्व यहाँ था, एक तत्व यहाँ था, एक तत्व यहाँ था, एक तत्व यहाँ था, सबने क्या किया भाई? क्रिया किया। सबने कुछ ना कुछ क्रिया किया, सबने कुछ ना कुछ क्या किया? क्रिया किया। और इन सभी के क्रियाओं से ही क्या हुआ? सृष्टि का निर्माण हुआ। ऐसा मानना किसका है? तो आप बोलेंगे प्रयोजनवाद का मानना है। किसका मानना है भैया? प्रयोजनवाद का मानना है। इसी प्रश्न को इंग्लिश में देखते हैं। द यूनिवर्स इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। तो आप बोलेंगे किससे रिलेटेड है? प्रैग्मैटिज्म से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा डी। चौथा प्रश्न देखते हैं। समाज के नियमों के अनुकूल जीवन शैली को अपनाकर मनुष्य सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकता है, यह कथन संबंधित है। तो अगर प्रकृति के अनुसार हम अपने जीवन शैली
को बना लेते हैं तो प्रकृतिवाद से संबंधित है। अगर समाज के नियमों के अनुकूल अगर हम अपने जीवन शैली को अपनाकर जीवन जीते हैं तो किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे प्रयोजनवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रयोजनवाद से संबंधित है। समाज की बात आ जाए तो आप प्रयोजनवाद के साथ चले जाइएगा। मैन कैन live a happy life by adopting a lifestyle that is in accordance with the rules of society. This statement is related to, तो आप बोलेंगे pragmatism से related है। किससे related है? pragmatism से related है। पांचवा प्रश्न क्या है भाई? सुखपूर्वक जीवन जीना सुखपूर्वक जीवन जीना जीवन का अंतिम उद्देश्य है, यह कथन किससे संबंधित है? तो देखिए, सुखपूर्वक जीवन जीने की बात प्रकृतिवाद भी कहता है, यथार्थवाद भी कहता है और प्रयोजनवाद भी कहता है। आदर्शवाद कैसे जीवन की बात करता है? तो मोक्ष की बात करता है, ठीक ना। लेकिन ये तीनों ही सुखपूर्वक जीवन जीने की बात करते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ देखिए, मुझसे ही गलती हो गया। मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने ही प्रश्न को पढ़ने में गलती कर दी। प्रश्न एक बार पढ़िए आप लोग, क्या लिखा है? देखिए प्रश्न क्या है, ऐसे गलती आप भी एग्जाम के उसमें कर सकते हैं। पूछा है कि सुखपूर्वक जीवन जीना जीवन का अंतिम उद्देश्य है, यह कथन किससे संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक ना। तो आदर्शवाद से यह कथन संबंधित नहीं है। बाकी जो नीचे के तीन हैं इनके अनुसार सुखपूर्वक जीवन जीना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है। तो आप बोलेंगे आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क। तो देखिए, जल्दीबाजी में आप भी ऐसी गलती कर सकते हैं भैया, तो आप क्या रहेंगे? आप बोले सतर्क रहेंगे। इसी प्रश्न को इंग्लिश में देखते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू लाइव अ हैप्पी लाइफ, दिस स्टेटमेंट डज नॉट बिलोंग टू, तो आप बोलेंगे आइडियलिज्म से बिलोंग नहीं करता है। आदर्शवाद से संबंधित शिक्षण विधि है, बताइए भैया कौन कौन सी आदर्शवाद से संबंधित शिक्षण विधि है? तो आप बोलेंगे कि प्रश्नोत्तर विधि जो सुकरात ने दी थी, सुकरात महोदय ने, ये भी आदर्शवाद से संबंधित है। निगमन विधि या संवाद विधि, तो ये भी प्लेटो से संबंधित है। निर्देशन विधि जिसे हर्बर्ट महोदय ने दी, ये भी आदर्शवाद से संबंधित है। तो आप बोले ये सारी की सारी विधियां किससे संबंधित हैं? आदर्शवाद से संबंधित है। इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में इतना आसान बनेगा नहीं। मैंने जानबूझ के बनाया है ताकि सारे शिक्षण विधियां जो इससे संबंधित है वो आपको याद हो जाएं, ठीक ना। तो इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन इतने ईजी नहीं देगा, ठीक ना। इसी प्रश्न को इंग्लिश में देखते हैं। द टीचिंग मेथड एसोसिएटेड विथ आइडियलिज्म इज, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन आंसर मेथड जो सेक्रोट्स ने दी थी वो भी रिलेटेड है, एसोसिएट करता है। डिडक्शन एंड डायलॉग मेथड भी प्लेटो ने जो दी थी ये भी आदर्शवाद से जुड़ा है। इंस्ट्रक्शन मेथड जो हर्बर्ट महोदय से जुड़ी है वो भी आइडियलिज्म से संबंधित है। तो आप बोलेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या है? यथार्थवाद से संबंधित शिक्षण विधि है। तो यथार्थवाद से संबंधित शिक्षण विधि क्या है भाई? प्रयोगात्मक विधि भी है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन विधि भी है, सहसंबंध विधि भी है, ह्यूरिस्टिक विधि भी है, उपयुक्त सभी होगा। क्या ठीक? तो आप ये लिखना है आपको, ये आपको याद कराने के लिए इस तरीके के प्रश्न बनाए गए हैं। आप ये सोच के हवा में मत उड़ने लगिएगा कि प्रश्न सरल हैं, ठीक ना। आपको याद हो जाए इसलिए ऐसा प्रश्न बनाया गया है। द टीचिंग मेथड एसोसिएटेड विथ रियलिज्म, तो रियलिज्म से कौन कौन से टीचिंग मेथड जुड़े हैं भाई? तो आप बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड, कोरिलेशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो आप आंसर क्या बदलेंगे? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। 8वां प्रश्न क्या है? प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधि क्या है? तो जैसे ही नाम प्रकृतिवाद आ जाए और पूछे शिक्षण विधि, तो एक चीज़ तो अपने दिमाग में रखना है कि खेल विधि तो जरूर आएगी भाई। प्रकृति के बीच में बच्चे क्या करते हैं? सबसे पहले खेलते ही तो हैं, आपने भी खेला होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ है। तो डाल्टन पद्धति भैया कैसी पद्धति है? खेल विधि है। किंडरगार्टन भी खेल विधि है। मॉन्टेसरी पद्धति भी खेल विधि है। तो खेल विधि प्रकृतिवाद की मुख्य विधि है, ठीक ना। लेकिन डाल्टन पद्धति किस महोदय ने दी थी? तो हेलन पार्क हर्स्ट ने दी थी। नाम याद रखना है, ये भी पूछ सकता है।
किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल महोदय ने दी थी, फ्रेडरिक फ्रोबेल। मॉन्टेसरी पद्धति मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी। तो ये 3 नाम आपको याद रहेंगे, डाल्टन, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी। इसको दोबारा दोहराइए, डाल्टन पद्धति हेलन पार्क हस्ट ने दी थी, किंडरगार्टन पद्धति फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दी थी, मॉन्टेसरी पद्धति आप बोले मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी। सही आंसर क्या हो जाएगा साथी? घ सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। अंग्रेजी में कैसे देखते हैं? द टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म इज, तो डाल्टन मेथड हेलन पार्क हस्ट का आ जाएगा, किंडरगार्टन मेथड फ्रोबेल का आ जाएगा, मॉन्टेसरी मेथड मैडम मारिया मॉन्टेसरी का आ जाएगा। आप आंसर बोलेंगे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखिए, बहुत शानदार है। एक नवजात शिशु का मतलब 0 से जो 2 साल के अंदर में आते हैं, तो अब बिल्कुल 0 नहीं, मान लीजिए कि बच्चा 1.5 साल का होगा, इस तरीके से आप रिलेट कीजिए। तो एक नवजात शिशु जलती हुई मोमबत्ती को छूकर यह एहसास करता है कि जलती हुई वस्तु को छूने से दर्द होता है, अतः उसे नहीं छूना चाहिए। यह सीखने की विधि किस दर्शन के संप्रदाय से जुड़ी है? भाई बोला क्या जा रहा है कि एक मोमबत्ती जल रही है, एक मोमबत्ती जल रही है, ठीक ना, ये मोमबत्ती जल रही है और ये प्रकाश दे रही है इस तरीके से, और यहाँ पे एक नवजात शिशु है। कैसा शिशु है? नवजात शिशु है। ये शिशु क्या करता है? जब तक जलती हुई मोमबत्ती को छूता नहीं है, तब तक उसे ये इस बात का एहसास नहीं होता है कि जलती हुई चीज़ को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि दर्द होता है, और वो डायरेक्ट छूकर ही ये चीज़ सीखता है। तो यह सीखने की जो विधि है किस दर्शन के संप्रदाय से जुड़ी है? तो आप बोलेंगे प्रकृतिवाद से जुड़ी है। प्रकृतिवाद क्या कहता है कि आप बच्चों को प्रकृति के गोद में छोड़ दीजिए, वो अपने से करके सीखेंगे, स्वयं से सीखेंगे। स्वतंत्र अनुशासन की बात प्रकृतिवाद कहता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसी प्रश्न को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। A newborn baby learns by touching a burning candle that touching a burning object causes pain and should therefore not be touched. This learning method is associated with which school of philosophy? तो आप बोलेंगे नेचुरलिज्म से ये क्या कर रही है? एसोसिएट हो रही है। ठीक ना, बी आंसर आपका हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार आप लगा लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछता है और सभी यूनिवर्सिटी के एमएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। करके सीखना यह उपागम किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे ये सीधा सीधा प्रयोजनवाद से मुख्य रूप से जुड़ता है। करके सीखना किसने दिया है ये अप्रोच? तो आप क्या नाम बताएंगे? जॉन डीवी। क्या बताएंगे? जॉन डीवी का नाम बताएंगे। लर्निंग बाय डूइंग की बात वही करते हैं। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। द लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच इज एसोसिएटेड विथ, तो किससे एसोसिएट करेगा? प्रैग्मेटिज्म से एसोसिएट करेगा। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? प्रयोजनवाद से संबंधित शिक्षण विधि है। तो प्रयोजनवाद की मुख्य शिक्षण विधि परियोजना विधि को ही कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। और इसे दिया किसने है? अगर आपसे पूछ ले तो आपको नाम याद होना चाहिए। किलपैट्रिक महोदय ने दिया है। किसने दिया है? किलपैट्रिक महोदय ने दिया है। सक्रिय शिक्षण विधि है, ये ध्यान रखना है। और प्रयोजनवाद से ही जुड़ी आपकी समस्या समाधान विधि भी आ जाती है, एकीकरण विधि भी आ जाती है, जिसे हम इंटेग्रेशन मेथड बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसी प्रश्न को अंग्रेजी में देखते हैं। द टीचिंग मेथड एसोसिएटेड विथ प्रैग्मेटिज्म इज, तो आप बोलेंगे प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंटेग्रेशन मेथड। आप बोलेंगे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। असत्य सुमेलित पहचानना है कि कौन सा असत्य सुमेलित है। तो आदर्शवाद प्रभावात्मक अनुशासन की बात करता है। प्रभावात्मक अनुशासन मतलब शिक्षक का व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चे उससे प्रभावित हो सके। तो शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? अपने शिक्षक के ही गुणों को देखकर अनुकरण करते हैं, सीखते हैं। तो आदर्शवाद एक रोल मॉडल टीचर की बात करता है कि टीचर कैसा होना चाहिए? भाई गंभीर होना चाहिए, और टीचर ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रभाव दूर तक जाए। ठीक ना, ये चीज़ है। तो पहला तो आप बोलेंगे सही है, ये सत्य सुमेलित है। दूसरा क्या है? प्रकृतिवाद स्वतंत्र अनुशासन की बात करता है, ये भी सही है। यथार्थवाद प्रेम और सहानुभूति पर आधारित अनुशासन की बात करता है, ये भी सही है। प्रयोजनवाद असीमित मुक्तयात्मक अनुशासन की बात करता है, तो गलत है। प्रयोजनवाद किस कैसे अनुशासन की बात करता है? तो आप बोलेंगे मेरे दोस्त कि सीमित मुक्तयात्मक अनुशासन की बात करता है, कि हम उन्हें मुक्त तो करेंगे, उन्हें किन्हें? बच्चों को, लेकिन हम कैसे किस तरीके से मुक्त करेंगे? सीमित।
यानी कि लिमिटेशन के साथ उनको हम फ्रीडम देंगे, ठीक ना? क्योंकि अगर हम उनको अनलिमिटेड फ्रीडम दे दें, तो फिर तो बच्चा माखू खाने लगेगा। पता चला कहीं से सूरती मिल गया, चूना मिल गया और लगा ठोकने और खाने लगा। क्योंकि बच्चे बड़े क्रियोसिटी वाले होते हैं इस उम्र में, उनको बड़ी जिज्ञासा से भरे होते हैं। तो कोई अच्छी चीज़ मिले, कोई गंदी चीज़ मिले, उसे वो डेप्थ में जाकर जानना चाहते हैं, ठीक ना? ये चीज़ है। तो आप इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आप बोलेंगे ये जो घ है वो क्या है? गलत है और इसीलिए ये सही है, क्योंकि पूछा है असत्य सुमेलित पहचानिए, ठीक ना? आइए इसी प्रश्न को अंग्रेजी में देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फॉल्स मैच। तो आइडियलिज्म इम्प्रेसिव डिसिप्लिन की बात करता है, नेचुरलिज्म इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की बात करता है, रियलिज्म डिसिप्लिन बेस्ड ऑन लव एंड सिंपैथी की बात करता है, प्रैग्मेटिज्म अनलिमिटेड नहीं, आप बोलेंगे लिमिटेड लिबर्टेरियन डिसिप्लिन की बात करता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा और इसीलिए ये सही भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है फॉल्स मैच पहचानिए, ठीक ना? 13 नंबर प्रश्न क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन होना चाहिए। तो अभी-अभी मैंने आपको बताया कि प्रयोजनवाद के अनुसार सीमित मुक्तयात्मक अनुशासन होना चाहिए। कैसा अनुशासन होना चाहिए? सीमित मुक्तयात्मक अनुशासन होना चाहिए। घ आपका सही हो जाएगा। इसी प्रश्न को अंग्रेजी में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म डिसिप्लिन शुड बी। तो कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए? लिमिटेड लिबर्टेरियन आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। आंसर नंबर डी आपका हो जाएगा। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए जो बच्चे थियरी की क्लास मेरी पढ़े हैं ना, आप अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, खासकर एमएड वाले जो भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि अभी आपके परीक्षा में काफ़ी समय है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको थियरी की एक प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे आप ये जो प्लेलिस्ट है, ये ऐसी प्लेलिस्ट है जो आपका CUET PG एमएड का सिलेबस है। सिलेबस आपका यूनिट 1 से 10 तक का होगा। उससे संबंधित टोटल 114 क्लासेस एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। वो ऑर्डर्ड वे में है, एकदम यूनिट वाइज हैं, टॉपिक एक-एक टॉपिक करके हैं। अगर आपने इतना देख लिया ना, तो एमएड की एक सरकारी सीट मिलना तो छोड़िए, आप टॉप करेंगे। सेफ ज़ोन में रहेंगे, बीएचयू में आएँगे, बीएचयू मिलेगा, डीयू में आएँगे, डीयू मिलेगा। तो आपसे मैं फिर से निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप क्या करेंगे, थियरी की क्लास को जल्दी-जल्दी एक बार देख लीजिए, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाने आएँगे ना, आप विश्वास मानिए मेरा, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर बोलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर बोलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर बोलेंगे। एग्ज़ाम में आपकी स्पीड इस प्रकार की होगी आंसर करने की कि बगल में बैठा छात्र जो बिना पढ़ के आया होगा, आपको देख के घबरा जाएगा कि मैंने पढ़ाई की भी है या नहीं है, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक ना? आप रौंद कर आगे बढ़ जाइएगा। तो आप मेरी बातों को अगर मानिएगा तो आपके लिए लाभ है, अन्यथा तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। तो 14 नंबर प्रश्न क्या है? बालक बालिकाओं के ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने पर अत्यधिक बल देता है। तो आपको पता है कि ज्ञानेंद्रियों पर प्रशिक्षित करने के लिए अत्यधिक बल कौन देता है? प्रकृतिवाद और यथार्थवाद। और अगर मुख्य रूप से पूछें तो प्रकृतिवाद, ठीक ना? लेकिन यहाँ पे ख और ग दोनों ऑप्शन है, तो हम दोनों के साथ हमें जाना चाहिए। तो रूसो को आप जानते ही होंगे, रूसो निषेधात्मक शिक्षा की बात करते हैं। निषेधात्मक शिक्षा क्या है? कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित कीजिए, बजाय थ्योरी वगैरह इधर-उधर लपेटने के चक्कर में, ठीक ना? उनको खुद से करके सीखने दीजिए। तो ये चीज़ है। तो ये आप यहाँ पे घ के साथ आपको जाना चाहिए, ठीक ना? इसी प्रश्न को इंग्लिश में देखते हैं। प्लेसेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग द सेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो आप बोलेंगे नेचुरलिज्म, रियलिज्म, बोथ बी एंड सी। आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं क्या है भैया? पाठ्यक्रम को उपयोगी, रुचिकर, अनुभव आधारित, एकीकृत होना चाहिए। यह कथन किससे संबंधित है? तो मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 में ही बताया कि 1 या 2 में था ऐसा प्रश्न, तो मैंने आपको वहीं पे बता दिया। उपयोगी वर्ड आ जाए कि भाई हम तभी किसी चीज़ को मानेंगे जब वो हमारे लिए उपयोगी हो, व्यावहारिक हो, प्रासंगिक हो। तो वो किससे संबंधित होगा? प्रयोजनवाद से संबंधित होगा। ठीक ना? तो इसीलिए बोल रहा हूँ थियरी की क्लास एक बार पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से एक-एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है, बहुत मेहनत करके 2-3 साल, 4 साल के पीवाईक्यूज़ से डेटा निकाल-निकाल के वहाँ पर क्लास प्रिपेयर की गई है, डिज़ाइन की गई, बहुत मेहनत लगा है। तो आपके मैं हाथ पैर पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका सपना है कि आप अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि सपना आपका पूरा हो जाए। ठीक ना? तो आप प्लीज़ मेरी बातों को क्या करेंगे? मानेंगे। चलिए इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। द करिकुलम शुड बी यूजफुल, इंटरेस्टिंग,
एक्सपीरियंस बेस्ड एंड इंटीग्रेटेड दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे यूजफुल वर्ड आया है, तो हम तो जाएंगे भैया किसके साथ, प्रैग्मेटिज्म के साथ जाएंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में शामिल विषय हो सकते हैं। मैंने फिर से आपको बताया कि प्रकृतिवाद क्या कहता है कि बच्चों को हम प्रकृति के गोद में छोड़ देंगे। प्रकृति की गोद मतलब समझते हैं, यहाँ पे जैसे ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, ये पेड़ की जड़ें हैं, ठीक। इधर एक झरना है, झरना क्या होता है, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे पानी आता है, इधर झरना है, इधर एक नदी बह रही है, तालाब है, या कह सकते हैं झील है, ठीक ना। और इधर झूले वगैरह हैं, इस तरीके से आप समझ जाइएगा, बच्चा यहाँ से आ रहा है, ऐसे ऐसे झूलेगा। तो प्रकृति की गोद में हमने बच्चे को छोड़ दिया, वो क्या करेगा, खेलेगा, कूदेगा, पानी से पानी में नहाएगा, तैरेगा और इस तरीके से चीज़ों को सीखेगा। तो पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम आप बोलेंगे कि खेल कूद और कला से संबंधित होना चाहिए, भौतिक विज्ञान व गणित से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड को तभी तो समझेगा बच्चा जब भौतिक विज्ञान पढ़ेगा। स्वास्थ्य सिद्धांत और भाषा भी होना चाहिए। भाषा देखिए कोई सा भी वाद हो, भाषा होना ही चाहिए, क्योंकि बिना भाषा के तो हम सोच ही नहीं सकते ना, तो भाषा जरूरी है, ये चीज़ है। तो आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म व्हाट सब्जेक्ट माइट बी इंक्लूडेड द इन करिकुलम, तो आप स्पोर्ट एंड आर्ट्स को प्रकृतिवाद में जरूर रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे, दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिजिक्स को भी रखेंगे और मैथमेटिक्स को भी रखेंगे, ठीक ना, ये चीज़ है। और हेल्थ थियरी को भी रखेंगे, क्योंकि हम प्रकृति की ओर कब लौटना चाहते हैं, याद कीजिए, जब हम अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, ठीक ना। आज जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनको ना तो शुद्ध वायु मिल रहा है, पानी खरीद के पीते हैं, ठीक ना। और इसके बाद हम बोले तो वो अच्छा हवा नहीं ले पाता। अभी दिल्ली की स्थिति आप जान ही रहे हैं, कितना प्रदूषण है। तो वो गाँवों की तरफ लौटना चाहते हैं, प्रकृति की ओर लौटना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो स्वास्थ्य है उनका वो सही रहे। तो प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम अगर पूछे तो खेल-कूद, कला, स्वास्थ्य और भाषा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये आपको रट लेना है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 क्या है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो आदर्शवाद क्या कहता है कि भाई शिक्षक को हम सर्वोपरि मानते हैं और शिक्षार्थी का स्थान गौण होता है। बिल्कुल सही बात है, आदर्शवाद में शिक्षक को गुरु की स्थान प्राप्त है, गुरु का स्थान प्राप्त है, और आपको पता ही है कि गुरु की हर आज्ञा मानना शिष्य का धर्म होता है। तो वो वाले मॉडल पे आदर्शवाद चलता है, तो तो सही है। यहाँ पूछा सही सुमेलित कौन नहीं है। प्रकृतिवाद क्या बोलता है, शिक्षक महत्वपूर्ण है और शिक्षार्थी गौण है, ये गलत है। प्रकृतिवाद किस प्रकार के शिक्षा की बात करता है, तो आप बोलेंगे बाल केंद्रित शिक्षा यहीं से निकली है, बाल केंद्रित शिक्षा यहीं से निकली है, तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। और आप बताइए मुझे अपने से सोच के कि अगर बाल केंद्रित शिक्षा की बात अगर की जाएगी तो क्या शिक्षक महत्वपूर्ण होगा, आप बोलेंगे नहीं सर जी वहाँ पे बालक महत्वपूर्ण होगा, तो ये ख ही सही सुलमित नहीं है। ग क्या है, यथार्थवाद में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही समान होते हैं, ठीक ना, दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है, ठीक है ना, दोनों सहयोग करके अधिगम करेंगे ऐसा माना जाता है उसमें। प्रयोजनवाद में जो शिक्षक होता है एक मार्गदर्शन की भूमिका में, कह सकते हैं मित्र की भूमिका में, सुविधादाता की भूमिका में होता है, और शिक्षार्थी मार्गदर्शी होता है और महत्वपूर्ण होता है, शिक्षार्थी महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। तो आप बोलेंगे कि इसमें ख क्या है, सही सुमेलित नहीं है। इसी पर्सन को हम इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आइडियलिज्म टीचर को सुप्रीम मानता है और लर्नर को सेकेंडरी मानता है, सही है। नेचुरलिज्म टीचर को इम्पोर्टेंट मानता है, लर्नर को सेकेंडरी, ये गलत है। टीचर को क्या मानता है, ये सेकेंडरी मानता है, और लर्नर को क्या मानता है, आप बोलेंगे इम्पोर्टेंट मानता है, क्या मानता है, इम्पोर्टेंट मानता है। तो बी ही आपका गलत है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। रियलिज्म दोनों को बराबर महत्व देता है, प्रैग्मेटिज्म टीचर को एक गाइड के रूप में देखता है और लर्नर को जो मार्गदर्शन प्राप्त करने वाला है, यानी लर्नर इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक ना, ये चीज़ है। आंसर इसका हो जाएगा डी। 18 क्या है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। आदर्शवाद का झुकाव किसके तरफ है, ईश्वरीय सत्ता के तरफ है, क्योंकि ये चेतना को मानता है कि ये जो दुनिया है वो चेतना से बनी है। तो और चेतना क्या है, एक ब्रह्म है, ठीक ना, तो आदर्शवाद है ये।
प्रकृतिवाद का झुकाव है, प्रकृति प्रदत्त चीज़ों से संसार निर्मित हुआ है, ऐसा मानता है, तो ये दोनों ही सही हैं। यथार्थवाद मानता है कि चेतना निर्मित संसार है, ये गलत है। प्रयोजनवाद विभिन्न क्रियाओं का परिणाम है संसार, ये मैं आपको क्वेश्चन करा ही चुका हूँ इस पे, तो ये ग आपका गलत है, इसीलिए सही होगा। यथार्थवाद मानता है कि ये जो दुनिया है भौतिक वस्तुओं से मिलकर बनी है, यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ये बात करता है, ठीक ना। तो आपका ग गलत है, इसलिए ग सही हो जाएगा। इसी प्रश्न को अंग्रेजी में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आइडलिज्म क्या बात करता है भाई, इनक्लिनेशन टॉवर्ड्स डिवाइन पावर की बात करता है। नेचुरलिज्म द वर्ल्ड इज क्रिएटेड फ्रॉम थिंग्स प्रोवाइडेड बाय नेचर, ये भी बिल्कुल सही है। रियलिज्म द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस, ये गलत है, मटेरियल से निर्माण हुआ है, ठीक ना, पदार्थों से। प्रैग्मेटिज्म द वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ वेरियस एक्शंस, ये बिल्कुल सही है, तो डी सही है, बी सही है, ए सही है, सी गलत है, और इसीलिए सी सही होगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सत्य सुमेलित नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ से जो प्रश्न आपके हैं वो अस्तित्ववाद दर्शन से हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म से संबंधित प्रश्न हैं। अगर आपने एग्जिस्टेंशियलिज्म की थियरी वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, तभी ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे, आप उसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। मनुष्य अपना निर्माता स्वयं है और खुद के प्रयासों से ही वह खुद का निर्माण करता है, अतः वह अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है, यह कथन संबंधित है, तो आप बोलेंगे अस्तित्ववाद से संबंधित है। यानी कि हम अपने निर्माता स्वयं है, ठीक ना, और हम जो भी प्रयास करते हैं उसी से हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। तो अतः हमारी जो भी स्थिति है अच्छी या बुरी, उसके लिए हम दूसरे को हमें नहीं कोसना चाहिए। आपने देखे होंगे कि समाज में लोग कहते हैं हे भगवान हमारा ज़िंदगी तो आप बर्बादे कर देला कुल, या फिर दूसरे को कहेंगे तुम्हारे चलते ही तो मेरी ज़िंदगी स्पॉइल हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ये सब लोग ना मुझे गिराने पे तुले हैं। तो ऐसा नहीं है, हम जीवन में जो कदम उठाते हैं, जो भी स्टेप्स हम लेते हैं, उसी का आउटपुट होता है जो अभी वर्तमान में हमारी क्या है, पर्सनालिटी है। और ऐसा कौन मानता है आपसे बोले, तो आपको बोलना है एग्जिस्टेंशियलिज्म मानता है, अस्तित्ववाद मानता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्र, तो इसका सही आंसर ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रश्न को अंग्रेजी में देख लेते हैं। मैन इज हिज ओन क्रिएटर एंड क्रिएट्स हिमसेल्फ थ्रू हिज ओन एफर्ट्स and therefore he is responsible for his own condition, this statement is related, तो आप बोलेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म, आंसर सी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है अस्तित्ववादी दर्शन के उदय का कारण है। तो अस्तित्ववादी दर्शन इसलिए उदय हुआ क्योंकि ये मानवता की बात करता है, यानी मानव के गरिमा की बात करता है, मानव के आज़ादी की बात करता है, मानव के महत्व की बात करता है कि एक जीव का कितना महत्व होता है। तो ये हिंसा का समर्थन नहीं करता है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो फ्रांसीसी व रूसी क्रांति हुई, उसमें बहुत लोग मारे गए, कई लोगों को फांसी दी गई, ठीक ना। तो वहाँ पर मानव जाति पर खतरा मंडराया। औद्योगिक क्रांति के दौरान भी पैसों पे सब किसी का ध्यान रहा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम विकसित हो सकते हैं। वहाँ पर भी मानव की बात किसी ने नहीं की। विज्ञान और तकनीक का बढ़ता वर्चस्व दिखा, ट्रेन का आविष्कार हुआ, मोबाइल टेलीफोन, वहाँ पर भी मानव की बात नहीं की गई। 2 विश्व युद्ध हुए, अनगिनत लोग मारे गए, आपको तो पता ही है, कोई संख्या नहीं है कितने लोग मारे गए। तो वहाँ पर एक मानव दूसरे मानव को एकदम क्रूरता से मार रहा था। तानाशाही, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, इन सभी ने मानव जाति को क्या किया, छिटका दिया, मानव जाति की बात को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो इन्हीं सभी के कारण अस्तित्ववाद दर्शन का क्या हुआ, उदय हुआ है। मैं थ्योरी क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। द राइज ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी वाज ड्यू टू, तो आप बोलेंगे सारे कारण हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, टू वर्ल्ड वार्स, डिक्टेटरशिप, कैपिटलिज्म, इम्पेरियलिज्म, तो सभी कारण हैं। ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखिए अस्तित्ववाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं असत्य है, कौन सा कथन गलत है। इसके अनुसार वस्तुएं बस मौजूद होती हैं और मनुष्य उसकी व्याख्या करता है, तो बिल्कुल सही बात है। यानी इसका कहना क्या है कि आप वस्तु जो होती है उसका तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि मानव के लिए वह उपयोगी न हो, या मानव का उस पर यानी कि अगर हमें किसी भी थिंग को समझना है तो
मानव का उस वस्तु के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उससे हम उस वस्तु को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा कि गोबर आप जानते होंगे, जो गाय के गोबर होते हैं उसके उपले बनते हैं, कंडे बनते हैं। जो व्यक्ति शहर में रह रहा है, जो व्यक्ति कहाँ पे रह रहा है, शहर में रह रहा है, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि वो खाना कैसे बनाते हैं, तो आप बोलेंगे गैस चूल्हा से बनाते हैं। उससे भी ना हो तो हीटर से बना लेते हैं, और अब तो बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, उससे बना लेते होंगे। तो उनके लिए गोबर का कोई महत्व है क्या? घर भी उनके पक्की के रहते हैं, तो वो घर भी गोबर से लीपा जाता है। आपको पता होगा गैया के गोबर से घर को लीपा जाता है। तो जिनके यहाँ टाइल्स लगा है वो क्या ही गोबर से लीपेंगे। तो गोबर का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। वो बोलेंगे गोबर तो अनुपयोगी चीज़ है, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन वहीं जो व्यक्ति गाँव में रहते हैं, जो गाँव में स्त्रियाँ रहती हैं, हमारी महिलाएँ रहती हैं, हमारी माताएँ बहनें रहती हैं, आप देखेंगे कि वो गैया के गोबर को उठाकर समेट कर रखती हैं और उसके उपले बनाकर उसको धूप में सुखाती हैं और फिर उसी से खाना बनाती हैं, ठीक ना? और दूसरा, उसी गैया के गोबर से वो अपने आंगन को लिपती हैं, अपने जो घर का बाहर का होता है फर्श, उसको लिपती हैं। तो उनके लिए वही गोबर कितना उपयोगी है। तो एक बोल रहा है कि गोबर अनुपयोगी है, इसका कोई महत्व नहीं है, वहीं दूसरा गांव की जो माताएं बहनें हैं वो बोल रही हैं ये तो गैया का गोबर है, पूजनीय है, ये तो हमारे जीवन में बहुत उपयोग आता है। तो यानी अगर हमें वस्तुओं को समझना है, तो उस वस्तु को लेकर मानव के अलग-अलग क्या दृष्टिकोण हैं, हम उसके अनुसार उस वस्तु को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मानव को केंद्र में रखा गया है, ठीक ना? ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक? चलिए, तो आप बोलेंगे ये कथन तो बिल्कुल सही है भाई, अस्तित्ववाद से जुड़ा है। यह इस ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, ये गलत है भैया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अस्तित्ववाद ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं स्वीकार करता है? क्योंकि जैसे ही ईश्वर के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, फिर हम ईश्वर को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, ईश्वर को हम अग्रणी रख देते हैं, तो वहाँ पर मानव क्या होता है, निचले पायदान पे चला जाता है। तो यह मानव की बात करता है, मानव को केंद्र में रखता है, तो ईश्वर को जाहिर सी बात है नहीं मानेगा। तो इतना कॉमन सेंस तो आप लगा ही सकते हैं। तो ये कथन क्या भैया गलत है। ये कथन आप बोले गलत है। यह मानव की गरिमा की कदर करता है, सही है। यह विचारधारा मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ, ये भी सही है। तो ख गलत है, इसीलिए ख इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक, तो आप बोलेंगे सर जी हाँ, यह क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा दिया हमें, तो कमेंट में आप बताएं। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एग्जिस्टेंशियलिज्म अकॉर्डिंग टू इट थिंग्स सिंपली एग्जिस्ट एंड ह्यूमंस इंटरप्रेट देम। तो सही बात है। इट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो नहीं एक्सेप्ट करता है गॉड के एग्जिस्टेंस को। इट रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, सही बात है। दिस आइडियोलॉजी डेवलप प्राइमरली ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, तो सही बात है। तो ये बी गलत है, इसीलिए बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा भैया, अस्तित्ववाद से जुड़े कौन कौन से दार्शनिक हैं, विचारक हैं? किसकी बात कर रहा है? थिंकर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? थिंकर की बात कर रहा है, ठीक ना? तो थिंकर कौन कौन से हैं? सोरेन किरकेगार्ड इसी से जुड़े हैं, अल्बर्ट कैमस भी इसी से जुड़े हैं, फ्रेडरिक नीत्शे जी भी इसी से जुड़े हैं, जीन पाल सार्त्र भी जुड़े हैं। और अगर आपसे पूछे कि अस्तित्ववाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो जीन पाल सार्त्र को ही बोला जाता है। सिमोन डे ब्यूवोईर भी इसी से जुड़े हैं। एक मैस्लो हुए हैं, वो मानवतावादी से आते हैं, एक मानवतावादी संप्रदाय है उससे आते हैं। लेकिन मानवतावादी हो या अस्तित्ववाद हो, दोनों के विचार एक ही जगह पर जाकर खड़े होते हैं। तो आप मैस्लो को भी इसमें रखेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। सोरेन किरकेगार्ड, अल्बर्ट कैमस, फ्रेडरिक नीत्शे, जीन पाल सार्त्र, सिमोन डे ब्यूवोईर, ठीक ना? चीज़ों को दोहराएंगे क्योंकि आपको याद ही करने के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। फिलोसफर्स एसोसिएटेड विथ एग्जिस्टेंशियलिज्म आर, तो कौन कौन आते हैं इसमें? सोरेन किरकेगार्ड, अल्बर्ट कैमस, फ्रेडरिक नीत्शे, जीन पाल सार्त्र, सिमोन डे ब्यूवोईर, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप बोले डी हो जाएगा। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं भैया? तो शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं को अद्वितीय व्यक्ति के रूप में समझने और सराहना करने में मदद पहुंचाई जाती है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये मानव की कदर करता है, बोलता है कि हर मानव अद्वितीय है, अपने आप में अलग है, उसको नीचे नहीं हमको ढकेलना है। तो हर मानव अपने आप को विशिष्ट समझे,
इसके लिए शिक्षा काम करे। तो बिल्कुल सही है ये चीज़। शिक्षा को व्यक्ति को मानव बनाने में मदद करनी चाहिए। मानव बनाने में मतलब कि वो हिंसा ना रखे, असत्य ना बोले, चोरी ना करे, अधिक धन इकट्ठा ना करे। यही तो मानवता की पहचान है। सहयोग करे, तो यही चीज़ें हैं, ठीक ना? तो शिक्षा को ऐसा होना चाहिए। व्यक्ति को संपूर्ण रूप से शिक्षित करना, ना कि केवल मस्तिष्क को। ये भी इसका उद्देश्य है कि शिक्षा ऐसी हो भाई कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करे। ये नहीं कि सिर्फ बुद्धि तो बहुत अच्छी है लेकिन नीयत बड़ी खराब है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, चरित्र के अच्छे नहीं होते हैं, ठीक ना? तो विवेकी व्यक्ति अलग होता है और विद्वान या बुद्धिमान आप बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा। बुद्धिमान और विवेकी में बहुत अंतर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, उसके पास बुद्धि तो होती है लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग गलत दिशा में करता है। वहीं विवेकी व्यक्ति के पास भी विवेक होता है लेकिन वह अपने बुद्धि का प्रयोग सही दिशा में करता है। तो व्यक्ति को हमें संपूर्ण रूप से शिक्षित करना है, न कि केवल दिमाग से। जीवन के प्रभावी पक्ष का विकास करना, मनुष्य में विशिष्टता की वृद्धि को बढ़ावा देना। इसने बोला कि शिक्षा ऐसी हो जो हर मनुष्य को यह समझाए कि वह अद्वितीय है, विशिष्ट है। और जब अद्वितीय है तो उसका कौन सा उसके अंदर कौशल है, किस चीज़ में वो माहिर है, हम उसी को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। शिक्षा ऐसी होगी। तो ये सारे ही क्या भैया शिक्षा के उद्देश्य इसी ने बताए हैं। अगला क्या है, हम अगला भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों में आत्म निर्देशन व आत्म अवलोकन की कला को विकसित करना। तो बिल्कुल सही बात है भाई। जो विद्यार्थी है वो अपना खुद को निर्देशन करेगा, अपने व्यवहार का आकलन करेगा, तभी तो वो समझेगा कि मेरे में क्या खूबियां हैं, मेरे में क्या कमियां हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य ये सारे ही पॉइंट्स हैं जो बताए गए हैं। अंतिम क्या है, विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा के घेरे में डालना। तो ये अस्तित्ववाद का नहीं है उद्देश्य, क्योंकि मैंने बताया कि अस्तित्ववाद क्या है भैया, ईश्वरीय सत्ता को नहीं स्वीकारता है, क्योंकि ये मानवता की बात करता है, ठीक ना? तो आप बोलेंगे क से अंग तक हो जाएगा। क से अंग तक सारे पॉइंट सही हैं, च आपका गलत है। तो क से च है तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। क से अंग है, देखिए क ख ग घ अंग, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। According to existentialism, the aims of education are: education should help students understand and appropriate themselves as unique individuals। सही बात है। Education should help develop a person into a human being। human being को बदलना, तो ये भी बात सही है। Educate the individual as a whole, उसको हमें क्या करना है, एजुकेट करना है, ना कि सिर्फ माइंड लेवल पर। तो ये भी चीज़ें सही हैं आप बोलेंगे। Develop the effective aspects of life, fostering the ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये भी सही है। डेवलप द आर्ट ऑफ सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन इन स्टूडेंट, ये भी सही है। एक्सपोज स्टूडेंट टू रिलीजियस एजुकेशन, ये गलत है क्योंकि ये ईश्वरीय सत्ता को मानता ही नहीं है। तो आप बोलेंगे ए से लेकर ए टू ई तक के सारे पॉइंट क्या हैं, सही हैं। यफ आपका गलत है। तो यहाँ पर यफ है तो ये तो गलत हो जाएगा। ये बी आपका सही हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अस्तित्ववाद से संबंधित शिक्षण विधि है। तो अस्तित्ववाद किसकी बात करता है कि भाई मार काट नहीं करना है, मार काट नहीं करना है। एक मानव दूसरे मानव को नहीं मारेगा। भाई 2 वर्ल्ड वार जो हुए थे वो क्यों हुए थे, क्योंकि कुछ समस्या थी। तो समस्याओं के समाधान के रूप में ये वाद विवाद परिचर्चा की बात करता है। तो पढ़ाई भी कैसे होनी चाहिए, सामूहिक परिचर्चा विधि से होनी चाहिए। तो क सही हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि भी आपका इसी में आएगा, क्योंकि जब हम मार काट नहीं करते हैं तो हम वैज्ञानिकता की ओर ही आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन विधि की भी बात करता है, क्योंकि ये बोलता है कि हर बालक क्या है, अद्वितीय है। तो हमें पढ़ाते समय हर एक बालक को व्यक्तिगत ध्यान देना है, ठीक ना? कि व्यक्तिगत उसकी क्या अधिगम शैली है, उसके हिसाब से हम लेसन प्लान बनाएंगे और फिर उसको पढ़ाएंगे, ताकि हर बच्चे की जो पर्टिकुलर स्किल है उसको हम प्रमोट कर सकें। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 3 विधि इसमें है, सामूहिक परिचर्चा विधि, वैज्ञानिक विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि। या एक और इसमें आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत ध्यान विधि। एक और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, व्यक्तिगत ध्यान विधि भी आप इसमें लिख सकते हैं साथ ही, ठीक ना? तो आप बोले हम ये भी लिख लेंगे सर, ज्ञान मिल ही रहा तो क्यों छोड़ें, ठीक ना? चलिए इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। द टीचिंग मेथड एसोसिएटेड विथ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज, तो ग्रुप डिस्कशन मेथड, साइंटिफिक मेथड, इंडिविजुअल स्टडी मेथड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अस्तित्ववाद के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ऐसा व्यावसायिक पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसका उद्देश्य पैसा कमाना कम, व्यक्तिगत कौशल विकसित करना ज़्यादा हो, क्योंकि ये मानवता की बात करता है। आपने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो लोगों ने पैसे पे बहुत ध्यान दिया, विकास करने पे ध्यान दिया। वहाँ पे कोई मानव का अगर शोषण भी हो रहा था तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। बस भाई ज़्यादा प्रोडक्शन करो, मज़दूरों पे बड़ी अत्याचार किया गया उस समय कि नहीं, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। भारत में ही जब हमारे यहाँ औपनिवेशिक काल था तो कपास के उत्पादन की बात हो, चाहे फिर आप बोलेंगे नील के उत्पादन की बात हो, तो इन लोगों को खाली प्रोडक्शन चाहिए था, क्योंकि ये उस समय अपना विकास कर रहे थे। तो ये मानव पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो हमें व्यावसायिक शिक्षा तो बच्चों को देनी है, लेकिन जो उसका उद्देश्य होगा, ऐसी व्यावसायिक शिक्षा देनी होगी जिसका उद्देश्य पैसा कमाना कम बल्कि व्यक्तिगत कौशल को बढ़ाना ज़्यादा होगा, ठीक ना? तो ये चीज़ आप इसमें शामिल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैकल्पिक विषयों की व्यवस्था का समर्थन करता है भाई। जैसे ही आप 9-10 पढ़ के 11-12 में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप देखे होंगे कि मेरे समय तो आर्ट था, कॉमर्स था, एक साइंस साइड था, ठीक ना? तो मैं साइंस साइड से पीसीएम से मैं पढ़ा हूँ, ठीक ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से मैं आपको बता दूँ। तो विषयों को चुनने की स्वतंत्रता हो, ऐसे शिक्षा व्यवस्था हो, ठीक ना? ऐसा पाठ्यक्रम हो। ललित कला हो पाठ्यक्रम में, नाटक हो, रचनात्मक अभिव्यक्ति हो, साहित्य हो, दर्शन के समावेश से बना पाठ्यक्रम हो, क्योंकि ये रचनात्मकता की बात करता है। मानवता को बढ़ावा तभी मिल पाएगा जब हम क्या करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे, समरसता और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप बोलेंगे उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म द करिकुलम शुड बी अ वोकेशनल करिकुलम दैट एम्स लेस एट अर्निंग मनी एंड मोर एट डेवलपिंग पर्सनल स्किल्स। सही बात है। सपोर्ट्स द सिस्टम ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये भी बात सही है। अ करिकुलम दैट इंक्लूड्स फाइन आर्ट्स, ड्रामा, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, लिटरेचर एंड फिलोसफी, तो ये भी बात सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षक में निम्न विशेषता होनी चाहिए। तो अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षक भैया कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि वो प्रत्येक के विद्यार्थी के साथ खुले मन से काम करें, ईमानदारी पूर्ण संबंध स्थापित करें, ठीक ना? ऐसा ना हो कि प्रियंका तुम तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो और श्याम तुम भी मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, गोलू मोलू टोलू तुम लोग मुझे दिखना मत, मैं तुम लोगों को पसंद नहीं करता स्टूडेंट के रूप में। तो ऐसा भेदभाव नहीं, किसी भी कारण से भेदभाव नहीं करना है। अगर किसी बच्चे का नेचर खराब भी अगर टीचर को लग रहा है कि ये गलत दिशा में जा रहा है, तो वहाँ पर उसको उसका मार्गदर्शन करना है। ये नहीं कि उससे दुश्मनी करके कट्टी कर लेना है, और मैं तुमसे कट्टी करता हूँ, तुमसे मिट्टी करता हूँ, ये चीज़ नहीं। ये एक टीचर का लक्षण नहीं है भैया। स्वयं का आकलन करने वाला हो, टीचर भी अपना आकलन करता रहे। ये नहीं कि हम तो सर्वज्ञानी हैं, हम तो महाज्ञानी हैं, हमसे गलती थोड़ी होगी, हम अपने ऊपर क्यों ध्यान देंगे। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए शिक्षक में। तथा व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों से जुड़ने वाला हो, क्योंकि हर विद्यार्थी को ये अनुभव कराना है कि वो अद्वितीय है इसी शिक्षा के माध्यम से। तो अगर हम विद्यार्थी से व्यक्तिगत तरीके से नहीं जुड़ेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो अपने निजी जीवन में डिमोटिवेटेड है, या फिर उसको क्या परेशानी है, क्या समस्या है, क्या वो सही से पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ रहा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। तो उसको हर तरीके से हमें क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है और उसे गाइड करना है। तो इसलिए हमको क्या करना है भाई, व्यक्तिगत तरीके पे स्टूडेंट से जुड़ना है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कीजिएगा। एडमिन वाला नंबर मेरा है और वहाँ पे मुझे मैसेज करके बताइएगा आपकी क्या परेशानी है। तो ऐसा क्यों मैं आपको बोलता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक विद्यार्थी को जो मेरे चैनल पर रहकर पढ़ रहा है या मुझसे कुछ सीख रहा है, तो उसकी समस्याओं से भी मैं अवगत रहूँ। उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या भसड़ हो रहा है, वो मुझे पता रहे, ताकि अगर कहीं उसको मेरी ज़रूरत हो, कहीं पे मेरी कुछ उसको उपयोग में उसके जीवन में आ सकता हूँ, तो वो मैं आ सकूँ, ठीक ना? और शिक्षा में अगर उसको कोई समस्या आ रही है ज्ञान ग्रहण करने में, तो उसको सॉर्ट आउट करना भी मेरा काम है। तो मैं मेंटोर का भी काम एक शिक्षक को ही करना पड़ता है, ठीक ना? ये चीज़ है। सकारात्मक व रचनात्मक वातावरण का निर्माण करने वाला शिक्षक को होना चाहिए,
तो आप बोलेंगे उपयुक्त सभी है, शिक्षक के सारी विशेषताओं का अस्तित्ववाद समर्थन करता है। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म अ टीचर शुड प्रोसेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला ऑप्शन क्या है, इस्टेब्लिश ओपन ऑनेस्ट रिलेशनशिप विथ ईच स्टूडेंट, सही बात है। बी एबल टू एक्सेस देमसेल्वेज एंड कनेक्ट विथ स्टूडेंट्स ऑन अ पर्सनल लेवल, सही बात है। क्रिएट अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आप बोलें। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 27 को हम देखते हैं। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षार्थी में निम्न विशेषता होना चाहिए। तो शिक्षक तो हमने देख लिया कि भाई खुला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, व्यक्तिगत आकलन करने वाला होना चाहिए। अब बताइए शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। तो शिक्षार्थी ऐसा होना चाहिए कि अपने रुचि को प्राथमिकता देने वाला हो। उसे पता हो कि हम अच्छा वक्ता बन सकते हैं, लेकिन फिर भी वो किसके पीछे भाग रहा है, क्रिकेट खेलने के पीछे भाग रहा है। तो ऐसा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि हम एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, तो फिर उसको इस अपने वाचन शैली को ही, अपने बोलने की शैली को ही और इम्प्रूव करना चाहिए। तो जो भी उसकी रुचि है उसको प्राथमिकता दे, ऐसा लर्नर हो। अपने जीवन के अर्थ को निरंतर समझने की कोशिश करने वाला हो। यानी कि जब तक आप मर नहीं जाते हैं तब तक आपको इस चीज़ की खोज करनी है कि भैया मेरा जन्म क्यों हुआ है, और मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ, और क्या मैं करूँगा। इन सारी चीज़ों पे विचार करना चाहिए, यानी अपने स्व को खोजने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा क एवं ख दोनों। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म अ लर्नर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बोलेंगे प्रियोरिटाइज हिज और हर इंटरेस्ट। तो आप बोलेंगे ये सही है। कॉन्स्टेंटली सीक टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हिज और हर लाइफ, तो ये भी आप बोलेंगे कि सही है भाई। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे कि बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। अस्तित्ववाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए भाई। तो अस्तित्ववाद के अनुसार अस्तित्ववाद मानवता की बात करता है। मैंने आपको बताया था कि मानव के गरिमा की बात करता है, मानव के डिग्निटी की बात करता है, मानव के किसकी बात करता है, गरिमा की बात करता है। तो ये किस तरीके से किस तरह की अनुशासन की बात करेगा, तो ये बात करेगा आपका स्व अनुशासन की, कि जो विद्यार्थी है वो खुद से अनुशासित रहें, ठीक ना, स्वयं से डिसिप्लिन में रहें। तो कठोर अनुशासन की बात नहीं करेगा, दंडात्मक की बात नहीं करेगा, मित्रवत अनुशासन शायद हो सकता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, हाँ ए होगा, ठीक ना। तो हम सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ जाएंगे। ठीक, 29 नंबर प्रश्न क्या है भाई, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आदर्शवाद से जुड़े प्लेटो महोदय हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक तरफ दर्शन का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उस दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, यानी कि मुख्य विचारक हैं, उनका नाम दिया गया है। तो आदर्शवाद के प्लेटो हैं, सही बात है। यथार्थवाद के मुख्य विचारक अरस्तु हैं, ये भी सही बात है। प्रकृतिवाद के मुख्य विचारक सुकरात नहीं हैं, रूसो हैं। कौन है, रूसो। तो यहाँ पे एक गलत हो गया, गलत वाले को हम लाल से अंडरग्राउंड कर देते हैं भैया, ये गलत है आपका, हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रयोजनवाद के जॉन डीवी हैं, सही बात है। और एक नाम और आता है इनके मुख्य विचारक में, अगर आप चाहें तो लिख लें, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, तो ऑप्शन में न रहे तो आप विलियम जेम्स को भी लगाएंगे। ऑप्शन में जॉन डीवी रहे तो जॉन डीवी को लगाएंगे, ठीक ना। जॉन डीवी ने क्या किया, व्यवस्थित किया, बहुत ज़्यादा विकास किया, लेकिन इसका शुरुआती जो विचारक हैं वो विलियम जेम्स रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अस्तित्ववाद के जीन पॉल सार्त्र रहे हैं, और बाकी जो विचारक के नाम मैंने बताया, जैसे सोरेन, किरकेगार्ड, अल्बर्ट कैमस और डे बियोईर जो थे उनको बताया, नीत्शे थे। तो अगर वो सब भी ऑप्शन में मिले, अगर ये नाम न मिले तो उनके साथ भी आप जाएंगे। उत्तर आधुनिकवाद के जो मुख्य विचारक हैं, जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड हैं। तो ये याद रखना है। गलत कौन है, ग नंबर इसमें गलत है, तो आंसर हमारा गलत वाला ही होगा। तो केवल ग देखिए कहीं पे ऑप्शन में है, तो केवल ग यहाँ पे ऑप्शन में है, इसीलिए सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉल, यही प्रश्न अंग्रेजी में देखते हैं, तो आप बोलेंगे ये गलत है हमारा, नेचुरलिज्म। यहाँ पे रूसो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूसो हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ओनली सी गलत है, और इसीलिए यही आंसर होगा। प्राचीन यूनानी पश्चिमी दर्शन है, यानी पश्चिम के ऐसे दर्शन की बात करना है जो जिसका विकास कहाँ पे हुआ, पश्चिम के ऐसे दर्शन की बात करना है जिसका विकास
यूनान में हुआ, और यूनान के भी कहाँ, एथेंस में। यूनान में हुआ, यूनान के एथेंस में हुआ, ठीक ना। तो वो दो ही दर्शन है, आदर्शवाद यथार्थवाद। आदर्शवाद प्लेटो सुकरात, यथार्थवाद अरस्तु एरिस्टोटल। क एवं ख दोनों, घ हो जाएगा इसका सही आंसर। एंशिएंट ग्रीक वेस्टर्न फिलोसफी इज आइडलिज्म रियलिज्म बोथ ए एंड बी, आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, आदर्शवाद के अंतर्गत प्रमुख विचारक कौन कौन से आते हैं। तो प्लेटो और बर्कले आते हैं, और बर्कले ने किस आदर्शवाद की बात की है, तो अभौतिक आदर्शवाद की बात की है। ये प्रश्न देखिए इसलिए ऐसा बनाया गया है कि आपको आदर्शवाद के अंदर जितने भी विचारक आते हैं उसके नाम याद आ जाएं, और नाम याद हो जाएं, और वो कौन से आदर्शवाद की बात करते थे वो भी याद हो जाए, क्योंकि परीक्षा में अलग प्रकार से प्रश्न बना के पूछ सकता है आपसे। इमैनुअल कांट भी इसी के दार्शनिक हैं, इसी स्कूल के, और इन्होंने आलोचनात्मक आदर्शवाद की बात की है। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, हीगल भी आप कहीं कहीं लिखा आप पढ़ लेते होंगे, तो हीगल भी इसी के अंतर्गत आते हैं, परम आदर्शवाद की बात करते हैं। जोहान गाटलिब फिस्टे भी इसी के अंतर्गत आएंगे। फ्रेडरिक सेलिंग भी आएंगे, जो प्रकृति और आत्मा के एकत्व का सिद्धांत दिए हैं। आदि शंकराचार्य भारतीय दार्शनिक में आएंगे, जो अद्वैत वेदांत की बात करते थे, ये भी विचारवाद से ही जुड़े हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी आएंगे, जो वेदांत आधारित आदर्शवाद की बात करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी इसी में आएंगे, जो आधुनिक भारतीय आदर्शवादी, अगर आपसे पूछ ले कौन है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बोला जाता है। महात्मा गांधी भी आधे आदर्शवादी थे। आधे आदर्शवादी का क्या मतलब है कि जब वो अपने जीवन के शुरुआत में थे तो वो बड़ी ही आदर्शवादी थे, किसी आदर्श को पकड़ लेते थे तो नहीं छोड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका समय जाता गया, वृद्ध होते गए, तो फिर वो क्या हुए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी बने। जैसे हिंदू मुस्लिम विवाह उनके नज़र में फिर गलत नहीं था, ठीक ना। वर्ण व्यवस्था को लेकर भी उनके कुछ विचार बाद में बदलने लगे थे, तो बाद में वो प्रयोजनवादी बन गए थे। तो अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो आदर्शवादी और प्रयोजनवादी दोनों थे, लेकिन आधे आदर्शवादी अगर पूछे कौन है तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी, ठीक ना। ये चीज़ है, तो ये सारे सही हैं भैया। तो आप क ख ग घ अंग च छ ज ज आप लगाएंगे, ये आपको याद कराने के लिए ऐसा प्रश्न बनाया गया है, ठीक ना। तो इसी प्रश्न को अंग्रेजी में देखते हैं। द मेजर थिंकर्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आइडलिज्म आर, तो प्लेटो एंड बर्कले आ जाएंगे, और बर्कले का कौन सा आइडलिज्म है, तो इमटेरियल आइडलिज्म है। इमैनुअल कांट का कौन सा आइडलिज्म है, क्रिटिकल आइडलिज्म। और जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल का कौन सा आइडलिज्म है, तो एब्सोल्यूट आइडलिज्म। और जॉन फिक्टे फिस्टे है, क्या है, जॉन गॉटलिब फिस्टे, ठीक है, जॉन गॉटलिब फिस्टे हैं, इसी के अंतर्गत आएंगे। फ्रेडरिक सेलिंग थियरी दिए हैं, द यूनिटी ऑफ नेचर एंड स्पिरिट का। आदि गुरु शंकराचार्य आएंगे, अद्वैत वेदांत जिन्होंने दिया। स्वामी विवेकानंद जी को क्या कहा जाता है, आइडियलिज्म बेस्ड ऑन वेदांत, आइडियलिज्म बेस्ड ऑन वेदांत था इनका, तो ये भी आदर्शवाद के अंतर्गत आएंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंडियन आइडलिस्ट, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और महात्मा गांधी जी को क्या कहा जाता है, सेमी आइडलिस्ट, ठीक ना। तो सारे ही सही हैं भैया, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकृतिवाद के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख विचारक आते हैं, तो इसको एक सूत्र से आप याद रख लीजिएगा। रूसो से आप आर बना लीजिए, फ्रांसिस बेकन से एफ बना लीजिए, हर्बर्ट स्पेंसर से एच बना लीजिए, जोहान गाटलिब फिस्टे आपके आदर्शवाद में भी आते हैं, प्रकृतिवाद में भी आते हैं। तो मान लीजिए अगर इनको हम छोड़ भी देते हैं तो आप ले ही लीजिए, क्यों ही छोड़ना। थॉमस हॉब्स को टी बना लीजिए, और जॉन लॉक को आप यहाँ जे स्क्वायर कर लीजिए, तो जोहान गाटलिब भी आ जाएंगे, जॉन लॉक भी आ जाएंगे। आर एफ एच जे स्क्वायर टी, आर एफ एच जे स्क्वायर टी। आर से रूसो, एफ से फ्रांसिस बेकन, और अगर पूछ ले कि आपसे आगमनात्मक विधि के जनक किसको कहा जाता है, तो फ्रांसिस बेकन के ही साथ जाएंगे, ठीक है ना। एच से हर्बर्ट स्पेंसर, जे स्क्वायर से जोहान गाटलिब फिस्टे और जॉन लॉक, जॉन लॉक को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। टी से थॉमस हॉब्स, तो ये सारे ही क्या है भाई, प्रकृतिवाद के विचारक हैं। तो जो सबसे लंबा ऑप्शन है वही आपका सही है। इसी प्रश्न को इंग्लिश में आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सारे ही नेचुरलिज्म के क्या है भैया, विचारक हैं।
ये आपका सही हो जाएगा ए। परियोजनवाद के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य विचारक आते हैं? तो परियोजनवाद के जनक के रूप में अगर पूछ ले तो आप ना सॉरी, हाँ देखिए, परियोजनवाद के अंतर्गत कौन कौन प्रमुख विचारक आते हैं? तो एक नाम आएगा चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। प्रैग्मैटिज्म शब्द का दार्शनिक प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया। तो अगर पूछे कि प्रैग्मैटिज्म शब्द का सबसे पहले दार्शनिक प्रयोग किसने किया, तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। विलियम जेम्स परियोजनवाद को लोकप्रिय और व्यवस्थित रूप दिया और जनक भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? जनक भी कहे जाते हैं। जॉन डीवी। परियोजनवाद का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक किसने किया? तो आप बोलेंगे जॉन डीवी। फर्डिनेंड कैनिंग स्कॉट सीलर परियोजनवाद को ह्यूमनिज्म मानवतावाद के रूप में प्रस्तुत किया। तो परियोजनवाद को ह्यूमनिज्म के रूप में कौन प्रस्तुत किया? तो फर्डिनेंड कैनिंग स्कॉट सीलर। जॉन डीवी शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनवाद का प्रयोग किए। विलियम जेम्स इसके जनक हैं। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स प्रैग्मैटिज्म शब्द को सबसे पहले प्रयोग में लाए। तो आपका क से घ हो जाएगा। क, ख, ग और घ। ग नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द मेजर थिंकर्स अंडर प्रैग्मैटिज्म आर, तो आप बोलेंगे चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, फर्डिनेंड कैनिंग स्कॉट सीलर। ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। तो इस तरीके से आज का ये सेशन कंप्लीट होता है और आप बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। आप क्या बताएंगे भैया कि सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि ऐसे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अभी एमएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म नहीं आए हैं और अभी एमएड वालों CUET PG एमएड वालों का एडमिट कार्ड आएगा, तो सारी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, तो ज़रूर ज्वाइन करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। अगला जो प्रैक्टिस सेट्स होगा आपका, वो प्रैक्टिस सेशन आपका जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वेदांत दर्शन, तीनों के ऊपर हम क्वेश्चन लेकर मिलेंगे, आपसे जल्दी ही मिलेंगे।